नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर। इसमें कॉमर्स के टोटल 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। बाकी 30 क्वेश्चंस जीके या जीएस के होते हैं और बाकी के जो 70 क्वेश्चन होते हैं 100 में से वो कॉमर्स के होते हैं। उन कॉमर्स के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन का जो प्रॉपर एनालिसिस होगा वो भी ब्रीफ में देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कॉमर्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या नेट का एग्ज़ाम हो या पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम हो या कहीं अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये चैनल के वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इकोनॉमिक पॉलिसी। इससे पहले जो 30 क्वेश्चंस हैं वो जीएस के हैं और उनके लिए ऑलरेडी एक वीडियो हम बना चुके हैं। तो 31 से कॉमर्स के हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पूछा है कि कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जो इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित हैं, आर्थिक नीति से संबंधित हैं और वो करेक्ट हैं। तो इन दोनों में से हमें ये पहचान करनी है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसलिए सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, वो नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। भारत में, हमारे देश में, देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार, भारत सरकार, वो देश के लिए फिस्कल पॉलिसी बनाती है। फिस्कल पॉलिसी को हिंदी में राजकोषीय नीति कहते हैं और ये एक राजकोष की पॉलिसी होती है कि राजकोष में पैसा आएगा कहाँ से और राजकोष से पैसा खर्च कहाँ किया जाएगा, इस तरह की ये नीति होती है। नेक्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी इनेक्टेड बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक हमारे देश का रिजर्व बैंक है और मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति यह तय करती है कि देश में, पूरे कंट्री में जो करेंसी है उसका फ्लो कितना रखना है, उसकी सप्लाई कितनी रखनी है। इससे जो रेट है रुपये का उस पर असर पड़ता है और ये एक महंगाई को नियंत्रित करने का भी एक टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी, इसके द्वारा जो रेट्स होते हैं करेंसी से रिलेटेड डिफरेंट, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको कम या ज़्यादा किया जाता है। सीआरआर, एसएलआर, इसके माध्यम से मनी सप्लाई बढ़ाई जाती है और घटाई जाती है ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सेंट्रल बैंक काम करता है। तो दोनों ही ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है कि जब विदेशी लोग पोर्टफोलियो के माध्यम से हमारे देश में इन्वेस्ट करें। पोर्टफोलियो के माध्यम से इन्वेस्ट करने, तो इसका एक सामान्य मतलब ये होता है कि वो हमारे देश की कंपनीज के शेयर्स में या बाकी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं। अब किसी भी देश के संदर्भ में यही होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि हमारे देश के लोग दूसरे देश के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफपीआई कहेंगे उसको, या दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ करेंगे तो उसको हम अपने यहाँ एफपीआई कहेंगे। ये एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। गिवन आंसर में हमें बताना है करेक्ट कौन सा नहीं है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, इट इन्वॉल्व्स एसडीआर। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक मुद्रा है और ये केवल हिसाब किताब की मुद्रा है, बाकी मुद्राओं की तरह, यानी कि अदर करेंसीज की तरह नहीं है, जिससे कि हम कोई सेल परचेज कर सकते हैं रुपये की तरह, डॉलर की तरह, ऐसी नहीं है। ये केवल एक हिसाब किताब की इकाई है और वो भी है आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसके माध्यम से, मतलब ये काउंटिंग, इसके माध्यम से काउंट किया जा सकता है कि किसी देश का आईएमएफ के यहाँ कितना जमा है। बाकी एफपीआई के माध्यम से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी दूसरे देश में। एडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, यानी कि अमेरिका में शेयर इशू कर सकती है कोई कंपनी जा करके। जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इनके माध्यम से शेयर कैपिटल जैसी कैपिटल बाकी दुनिया के किसी भी देश से कोई कंपनी प्राप्त कर सकती है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट कहलाते हैं। तो ये सभी एफपीओ का हिस्सा है। नेक्स्ट है 33rd और इस क्वेश्चन में हमें सही मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के आइटम्स को। तो पहला मैकडोनाल्ड,
मैकडोनाल्ड एक इंटरनेशनल लेवल का सर्विस इंडस्ट्री का प्लेयर है। मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट चेन है और ये फ्रेंचाइजी देता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में अपने नाम से फ्रेंचाइजी देता है। जो लोग लेना चाहते हैं वो एक फ़ीस दे करके और मैकडी के नाम से अपना चेन चला सकते हैं, अपना कोई शॉप चला सकते हैं। वीआई जो है ये वोडाफोन और आइडिया जो सेलुलर कंपनी थी, वोडा आइडिया, इन दोनों का आपस में एक मर्जर है। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड एक अलायंस है। ये कई सारे बैंकों का जो कार्ड सिस्टम है उसको अलायंस फॉर्म में ये चलाते हैं। और नेस्ले जो है इसने एक कंपनी के साथ कुछ दिन पहले लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है, तो ये एक लाइसेंसिंग का एग्जाम्पल है, हाल में ये चर्चा में रहा था। तो इसलिए जो करेक्ट इसका आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है टैरिफ बैरियर के संबंध में। टैरिफ का मतलब इंटरनेशनल संदर्भ में टैक्स से होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों में टैक्स जब लगाया जाता है तो उसको टैरिफ बोलते हैं। बैरियर मतलब ये एक अवरोध के तौर पे काम करता है। जो देश ज़्यादा टैरिफ लगा देते हैं उनके इंटरनेशनल बिजनेस पे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ओनली 1। ये अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स को। किसी देश के जो इम्पोर्टेड गुड्स होती हैं उनको सीधे सीधे प्रभावित करता है ये। टैरिफ जब बढ़ा देते हैं, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी अगर हम बढ़ा देंगे तो सीधे जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उनके प्राइस पे असर पड़ेगा, वो बढ़ जाएगा। तो ये इसका सही जवाब हो गया, ओनली ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में, भुगतान शेष के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गिवन ऑप्शंस में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला जो स्टेटमेंट है ये कहता है कि करंट अकाउंट मॉनिटर करता है फ्लो ऑफ फंड्स को फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज में जो सेल परचेज होती है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और उसकी वजह से जो फ्लो होता है फंड्स का एक देश से दूसरे देश में, वो उसका जो हिसाब किताब रखा जाता है वो करंट अकाउंट के माध्यम से रखा जाता है। कैपिटल अकाउंट जो होता है इसमें हिसाब किताब रहता है इंटरनेशनल कैपिटल ट्रांजैक्शंस का, जो पूंजी ट्रांजैक्शन होती हैं एक देश से दूसरे देश में, वो कैपिटल अकाउंट में दर्ज रहती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट कौन सा है एड वैलोरम टैरिफ से रिलेटेड। तो टैरिफ अगेन इंटरनेशनल टैक्स, और एड वैलोरम का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी कि मूल्य के अनुसार। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, ओनली 2। ये लेवी किया जाता है बेस्ड ऑन द आइटम ऑफ द वैल्यू, बेस्ड ऑन द आइटम्स वैल्यू। जो आइटम यानी कि कोई सामान है उसकी कीमत पे के हिसाब से जब टैक्स लगाया जाता है, प्राइस के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो एड वैलोरम टैरिफ कहलाता है। इसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज होती है, लेकिन फिक्स्ड फी जो होती है वो स्पेसिफिक टैरिफ होता है। तो इसलिए इसका जवाब ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट है 37, इसमें पूछा गया है हमसे कि इनमें से कौन सा प्रोमिनेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेमस अंतर्राष्ट्रीय संस्था, प्रमोट करती है ट्रेड लिबरलाइजेशन को, व्यापार में उदार बनने को प्रमोट करता है, उदारता को, एंड ब्रॉट मेजर रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर, और ट्रेड बैरियर में रिडक्शन लाने का काम करता है। ट्रेड बैरियर का मतलब जो ट्रेड में अवरोध बनते हों, जिसमें से टैरिफ बैरियर भी एक बैरियर होता है। तो ये संस्था है, सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जो है इसका मेजर एम ही ये है कि इंटरनेशनल बिजनेस में जो डिफरेंट बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं, उनको कम करना, टैरिफ्स को कम करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, और काइजन कॉस्टिंग के संदर्भ में, काइजन कॉस्टिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं। यह एक सिस्टम है कॉस्ट रिडक्शन करने का, और काइजन जो वर्ड है वो जापानीज वर्ड है,
जिसका मीनिंग है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। अब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हर संबंध में है, कोई एक चीज से रिलेटेड नहीं है। जब कॉस्ट काइजन मैनेजमेंट में टर्म यूज हो जाता है कि मैनेजमेंट में कंटिन्यूअसली सुधार करना संस्था में, जब कॉस्टिंग के साथ काइजन वर्ड लगा देंगे तो कॉस्टिंग में सुधार करना। अब कॉस्टिंग में सुधार क्या होगा कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और कॉस्ट रिड्यूस हो जाए और कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हो हर तरीके का, क्वालिटी का भी, स्टाफ का भी, सिक्योरिटी का भी। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अगर एवरेज स्टॉक किसी फर्म का 40,000 है और उसका ओपनिंग स्टॉक 5,000 लेस है क्लोजिंग स्टॉक से, तो क्या होगा ओपनिंग स्टॉक? इस तरह के क्वेश्चन में हमें पूछा, इन्होंने बताया एवरेज स्टॉक 40,000 है। देखिए ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो शुरुआती होता है और क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो लास्ट का होता है, और एवरेज स्टॉक जो होता है वो इन दोनों का मीडियम होगा, यानी कि मध्य में होगा, और ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य में जो होगा वो होता है एवरेज स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों की जो दूरी है वो बराबर है। अब यहाँ पे कहा है हमें कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5,000 कम है क्लोजिंग स्टॉक से, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 कम है, तो 5,000 का डिफरेंस है। अब जो एवरेज है वो दोनों के मिड में होता है। जब 5,000 का डिफरेंस है क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का, तो इसका मतलब एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक 2,500 ज़्यादा है और ओपनिंग स्टॉक 2,500 कम है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा कि ओपनिंग स्टॉक 5,000 लेस है क्लोजिंग स्टॉक से, तो क्लोजिंग स्टॉक से 5,000 लेस है ओपनिंग स्टॉक, एवरेज बीच में होता है तो एवरेज से 2,500 लेस होगा, तो सीधे 2,500 इसमें से घटा देना है 2,500 40,000 में से, तो ये बच जाएगा ऑप्शन डी 37,500। नेक्स्ट देखेंगे 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के संदर्भ में? अब लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के संदर्भ में जो सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यह एनालाइज करता है प्रोसेस ऑफ एवेल्युएटिंग प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको इवेल्युएट करता है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी को। ये हेल्प करता है प्लानर्स को कि वो कंट्रोल कर पाए कॉस्ट को ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41, इसमें पूछा है विद रेफरेंस टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी विच ऑफ द फॉलोइंग विल इम्प्रूव इट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के संदर्भ में इसमें पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसको बढ़ा देगा, इम्प्रूव कर देगा। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही इम्प्रूव करेंगे। अगर लोअर करेंगे, कम कर देंगे ब्रेक इवन पॉइंट को कम कर देने का मतलब ये होता है कि जितनी यूनिट आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उससे कम भी प्रोड्यूस करेंगे तब भी हम ब्रेक इवन पॉइंट पे रहेंगे, यानी कि हम अपना जो ना लाभ ना हानि वाले बिंदु को मेंटेन कर लेंगे, रिड्यूस करके फिक्स्ड कॉस्ट को। अगर फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाए तो आज हमें जितना सामान बनाना पड़ रहा है उससे कम बना करके भी हम बीईपी को अचीव कर लेंगे। ऐसा करने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। इसके अलावा बाई अडॉप्टिंग ए बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, अगर प्रोडक्ट मिक्स और बेटर बना पाते हैं हम तो उसके कारण भी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है 42, विद रेफरेंस टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो गिवन ऑप्शन में सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही करेक्ट हैं। यह शो करता है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बिजनेस के को, और ये रिप्रेजेंट करता है एंगल बिटवीन सेल्स लाइन एंड टोटल कॉस्ट लाइन के बीच में। देखिए किसी फर्म का जैसे मान लीजिए जो सेल्स लाइन है वो इस तरीके से है कि यहाँ से सेल ये करना स्टार्ट करते हैं, बढ़ती जाती है, और जो कॉस्ट लाइन है वो इस तरीके से है। मान लीजिए ये कॉस्ट लाइन है, ये कॉस्ट लाइन यहाँ से शुरू होने का मतलब ये है कि यहाँ तक फिक्स्ड कॉस्ट हैं, तो फिक्स्ड कॉस्ट सबको बियर ही करनी पड़ेंगी। अगर जीरो भी हम सेल करेंगे तब भी फिक्स्ड कॉस्ट रहेंगी। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है एक जगह पे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से बढ़ना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों मिला करके बन जाता है टोटल कॉस्ट। अब जो टोटल कॉस्ट कर्व है ये इस तरीके से है, और ये जो हमारा कर्व है ये है टोटल सेल्स लाइन। अब सेल जब हमारी कॉस्ट को क्रॉस कर जाएगा हमारा सेल प्राइस, तो यहाँ से प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इससे नीचे हम लॉस में चल रहे थे क्योंकि यहाँ तक हमारी जो कॉस्ट थी वो ऊपर थी और सेल नीचे थी, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे पहुँचे हम
तो इस पॉइंट के बाद ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा वो उतनी अच्छी एफिशिएंसी को दिखाएगा। मान लो किसी दूसरी संस्था का एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बनता है तो इसका मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसका जितना कम होगा उतना कम तेजी से बढ़ेगा, तो ये परफॉर्मेंस को भी दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। अगर करंट रेशियो किसी कंपनी का 2:1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन इंप्रूव कर देगी रेशियो को। तो करंट रेशियो किसी संस्था का 2:1 है और अगर वो संस्था पेमेंट कर देती है करंट लायबिलिटीज़ का तो उनका करंट रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सिंपल तरीका होता है, उसको वैल्यू रख के देख लें। जैसे मान लो 2 लाख करंट असेट है और 1 लाख करंट लायबिलिटी है, आप 2 लाख करंट असेट है, 1 लाख करंट लायबिलिटी है, 2:1 रेशियो हो गया। मान लो 50,000 की लायबिलिटी की पेमेंट कर देते हो आप, तो करंट असेट भी 50,000 से कम हो जाएगी क्योंकि कैश चला जाएगा, करंट असेट चली जाएगी, तो 1.5 लाख बच जाएगा ये, और ये 1.5 लाख बच जाएगा। और साथ ही साथ आपकी जो करंट लायबिलिटी जो अब तक 1 लाख थी वो भी 50,000 से कम होकर 50,000 रह जाएंगी। अब 1.5 लाख को आप 50,000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 टाइम्स, यानी कि 3:1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका रेशियो जो है वो अब इम्प्रूव कर गया है, बढ़ गया है। नेक्स्ट देखेंगे 44। इसमें पूछा है लिस्ट 1 लिस्ट 2, 2 लिस्ट है और इनको मैच करना है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब हैं, फाइनेंशियल लीवरेज आप चेक करेंगे तो फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है ये रिस्क को एनालाइज करता है। देखिए फाइनेंशियल लीवरेज होती क्या है कि जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में लोन का पैसा बढ़ाते हैं तो उसको फाइनेंशियल लीवरेज कहते हैं। लोन जब आप बढ़ाएंगे तो रिस्क बढ़ता चला जाता है, तो ये रिस्क को बताता है। क्विक रेशियो एक लिक्विडिटी से रिलेटेड रेशियो है, ये लिक्विडिटी के बारे में बताता है क्विक रेशियो, कि कितना क्विकली आप अपनी एसेट से लायबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। स्टॉक टर्नओवर जो रेशियो है वो स्टॉक का टर्नओवर के साथ रिलेशन बताता है, सेल्स के साथ, कि कितना स्टॉक रख के आप कितनी सेल कर पा रहे हैं, यानी कि आपकी ये एफिशिएंसी को बताएगा। तो इसका 4 का 1 से हो जाएगा मिलान। और मार्जिन ऑफ सेल जो होता है, ये मार्जिन का मतलब होता है सेल पे कितना मार्जिन कमा पा रहे हैं आप, अर्निंग कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। तो ये इस तरीके से इसका सही मैच हो जाता है और इसलिए इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 का 3 है, 2 का 4 है। नेक्स्ट देखेंगे 45। इसमें है मोनोपोलिस्ट चार्ज करता है हायर प्राइस मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट को, इनमें से कौन से कंडीशंस में। तो कौन सी कंडीशन में मोनोपोलिस्ट ज़्यादा प्राइस ले सकता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस इलास्टिक, यानी कि जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो कम इलास्टिक होगी। इसका मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो जब इलास्टिसिटी कम होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्राइस बढ़ा भी दोगे तो डिमांड में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, कम नहीं होगी। तो ऐसे केस में ज़्यादा प्राइस बढ़ा करके मोनोपोलिस्ट ज़्यादा पैसा कमा सकता है। नेक्स्ट है 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेनेट्रेशन प्राइसिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, टू मैक्सिमाइज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। देखिए पेनेट्रेशन प्राइसिंग का मतलब होता है जब कोई संस्था अपना सामान लेकर मार्केट में आए और उसका प्राइस बहुत कम रख दे। बहुत कम रखने का मकसद होता है कि पेनेट्रेशन हो जाए मार्केट में, मतलब मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सामान छा जाए। तो कम कीमत पे लाएंगे तो उद्देश्य होता है संस्था का वो कम कीमत पे इसलिए लाती है कि बहुत तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ जाए सेल की। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि मैक्सिमम सेल्स वॉल्यूम हो जाए, मार्केट शेयर बढ़ जाए, कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे 47। 47 में पूछा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है प्राइसिंग से रिलेटेड। प्राइसिंग के संदर्भ में हमें बताना है कि प्राइसिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो गिवन क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा सी। पहला, प्राइस स्कीमिंग रिलाई करता है इस चीज़ पे कि अपफ्रंट प्राइस ज़्यादा रखा जाए। प्राइस स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई उतार नीति, कि जब ज़्यादा मार्केट में हमारे जैसा सामान नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेट रख लो, जब और लोग भी आ जाए सामान लेके तो उस टाइम पे रेट कम रख लेंगे, अभी ज़्यादा कमा लेते हैं। पेनेट्रेशन इसका उल्टा होता है, उसमें लो अपफ्रंट प्राइस रखा जाता है, कम प्राइस रखा जाता है अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट है 48। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू
इम्परफेक्ट कंपटीशन, इनमें से कौन सा इम्परफेक्ट कंपटीशन के संदर्भ में करेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी। एमआर कर्व जो होता है, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो डिपेंड करता है एवरेज रेवेन्यू कर्व के इलास्टिसिटी पे। नेक्स्ट है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व, इनमें से कौन सा कर्व शो करता है फर्म्स लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नेक्स्ट है 50th, एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल्स। सही जवाब है ऑप्शन ए, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज लेस देन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्योंकि मार्जिनल और एवरेज में रिलेशन होता है, जब एवरेज गिरता है तो मार्जिनल उससे नीचे होता है हमेशा। तो एवरेज कॉस्ट कर्व फॉल जब करेगा तो डेफिनेटली एवरेज कॉस्ट कर्व से नीचे होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व। जब ये दोनों उठते हैं तो मार्जिनल हमेशा ऊपर रहता है, और जब गिरते हैं तो हमेशा मार्जिनल नीचे रहता है। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व लेस होगा एवरेज कॉस्ट कर्व से, ये इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 51, बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व एटीसी। एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व जॉइंटली डिटरमाइन होता है किसके द्वारा? तो एवरेज ये टोटल है, तो ये डिटरमाइन होगा जॉइंटली किसके द्वारा? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से मिलकर के टोटल कॉस्ट बनती है। नेक्स्ट है 52, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एक्सचेंज रेट रिस्क के संदर्भ में जो फर्म इंपोर्ट करती है गुड्स को उसके लिए? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि ओनली वन स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अगर होम करेंसी कमज़ोर होती है तो फर्म को ज़्यादा लॉस होता है। होम करेंसी कमज़ोर होने का मतलब है कि अगर हमारी करेंसी कमज़ोर हो गई है तो हमें विदेशी करेंसी लेने के लिए अपनी करेंसी ज़्यादा चुकानी पड़ जाएगी, और इससे हमको लॉस हो जाएगा अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है 53, अब ये क्वेश्चन जो है इसमें इंफॉर्मेशन कुछ अधूरी है और इसलिए ये निकाला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, दरअसल इसमें अगर हमें क्योंकि जो ऑपरेटिंग लीवरेज होती है, ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब ही होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट के होने से लीवरेज मिलती है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती हैं उनकी वजह से ऑपरेटिंग लीवरेज मिलती है संस्था को। तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का इसमें कहीं कोई क्लू नहीं दिया है और किसी तरीके से फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए रेशो निकलना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज द कॉस्टलीस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? इनमें से सबसे कॉस्टली कौन सा होगा सोर्स फाइनेंस का? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट इन रिडीम एट प्रीमियम। अगर डिवेंचर को हम इशू तो कर दें डिस्काउंट पे, यानी कि डिस्काउंट जब इशू करें तब भी घाटा बियर करें, और रिडीम करें प्रीमियम पे, जब रिडीम करें तब भी घाटा बियर करें, तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा कॉस्टली सोर्स हो जाएगा फाइनेंस का। नेक्स्ट है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कॉस्ट इक्विटी शेयर का 20% हो और डेट का जो कॉस्ट है वो 12% हो, और इनका जो डेट इक्विटी रेशो है फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर का वो है 0.6, इसका मतलब है 0.6:1, यानी कि अगर 1 लाख रुपया कंपनी का इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल है, तो जो डेट कैपिटल है वो 60,000 रुपया है। 0.6:1, किसी भी रेशो में रेशो 1 हमेशा डिनोमिनेटर रहता है, तो 0.6:1 हो जाएगा। ऐसे केस में जब फॉर्मूला लगा के देखेंगे तो जो आंसर आता है वो आता है 17, इसलिए जो सारे ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट हैं इसमें। दरअसल इसको निकाल भी सकते हैं किस तरीके से कि 12 से क्योंकि जो डेट है उसका प्रोपोर्शन आ रहा है 0.6 और इक्विटी का आ रहा है 1। आप डेट यानी कि 12 को 0.6 से कर दोगे मल्टीप्लाई डेट से, और जो इक्विटी की कॉस्ट है 20% उसको इक्विटी के 1 से कर दोगे मल्टीप्लाई, और जो आएगा उसको डिवाइड कर दोगे 1 और 0.6 के टोटल से 1.6 से, तो जो सही जवाब आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। नेक्स्ट है, टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग इज अप्लाइड टू इवेल्युएट। कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक है वो क्यों यूज की जाती है? वो यूज की जाती है इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट को एवेल्युएट करने के लिए,
कैपिटल बजटिंग का मतलब ही होता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्ट है? हेजिंग से रिलेटेड। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को कम करने का एक तरीका। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह मिनिमाइज करता है रिस्क ऑप्शन और फ्यूचर दोनों के ही माध्यम से। ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ही इन्वेस्टमेंट करने के तरीके हैं और ये दोनों ही इसलिए किए जाते हैं ताकि रिस्क से बचा जा सके। नेक्स्ट है 58, रेफरेंस टू कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के संदर्भ में पूछा गया है। इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, यह एक 1 फैक्टर मॉडल है। नेक्स्ट है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप किसके बीच में? सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 ऑर्डिनल डेटा के बीच में, जहां पे ऑर्डर में हो डेटा, यानी कि रैंक में हो। ऑर्डर का मतलब रैंक होता है, क्रम होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रिलेटेड है पॉजिटिव एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से? एट्रीब्यूट्स का मतलब गुणों से होता है, फीचर्स से होता है, जो क्वालिटेटिव डेटा में पाया जाता है। यहाँ पे पूछा पॉजिटिव एसोसिएशन, यानी कि जो गुण है उनमें एक एसोसिएशन होना और वो भी पॉजिटिव होना। तो सही जवाब है ऑप्शन है, हेल्थ एंड हाइजीन में पॉजिटिव एसोसिएशन मिलेगा। मतलब ये एक दूसरे के साथ साथ चलेंगे। अगर हाइजीन अच्छा है तो हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हाइजीनिक सिचुएशन नहीं रहेगी तो हेल्थ भी डिटेरिएट होने लगेगा। नेक्स्ट है 61, इनमें से कौन सा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, काई स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक है, जबकि एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट ये पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। नेक्स्ट है फोर्थ मूवमेंट ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फोर्थ मूवमेंट है ऑप्शन बी, इसको 3m स्क्वायर प्लस m या m प्लस 3m स्क्वायर बोलते हैं। नेक्स्ट है 63rd, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन सैंपल साइज इज। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जब सैंपल साइज स्मॉल होगा। नेक्स्ट है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाई। सही जवाब है ऑप्शन डी, काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। सही जवाब है ऑप्शन बी, कोटा सैम्पलिंग। बाकी जो हैं ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी थ्योरी लीडरशिप की एज्यूम करती है, मानती है कि लीडर्स आर मेड रादर देन बॉर्न, लीडर को बनाया जाता है ना कि वो कोई जन्म लेते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहेवियरल थ्योरीज। जबकि जो ट्रेड थ्योरीज हैं वो मान के चलती हैं कि जो लीडर होते हैं वो बॉर्न होते हैं, ना कि उनको बनाया जा सकता है। एक दूसरे के विपरीत हैं दोनों ही। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ लर्निंग डिस्क्राइब करती हैं कि मैनेजर्स किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकती हैं मैनेजर्स को ये। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम्प्लॉयज़ की लर्निंग। लर्निंग थ्योरीज ये बताती हैं कि लर्निंग कैसे इफेक्टिव हो सकती है। लर्निंग थ्योरीज को पढ़ने से ये समझ आ सकता है कि इनको ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो चूंकि यहाँ पे सवाल जो है वो मैनेजर्स के संदर्भ में है, तो इसका सेंस ये लिया जा सकता है कि एम्प्लॉई लर्निंग के रिलेटेड बात है, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग वगैरह जो होती है उसमें बेटर उन पे इफेक्टिव बनाया जा सकता है ट्रेनिंग्स को। तो हालांकि आज की डेट में होने को ये जो थ्योरीज हैं कस्टमर लर्निंग में भी यूज हो सकती हैं, स्टूडेंट लर्निंग में भी हो सकती हैं, बट ज़्यादा यहाँ पे इसका जो सेंस लग रहा है वो एम्प्लॉयज़ लर्निंग से लग रहा है, क्योंकि रेगुलर एक्टिविटी होती है एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग, एम्प्लॉयज़ की लर्निंग, जो कि मैनेजर्स को ध्यान देना होता है जिस पे। नेक्स्ट है अवर पर्सनैलिटी शेप, हमारी पर्सनैलिटी शेप करती है क्या? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, अवर बिहेवियर। हमारी पर्सनैलिटी जो होती है वो बिहेवियर को शेप करती है, बनाती है। नेक्स्ट है किसने कॉइन की टर्म पोस्ट कॉर्ब, जो इंडिकेट करती है मैनेजमेंट के फंक्शंस को? सही जवाब है ऑप्शन बी, लूथर गुलेक। लूथर गुलेक ने एक टर्मिनोलॉजी दी
जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस को बताया और मैनेजमेंट के फंक्शंस का ये शॉर्ट एक फॉर्म कर दिया। इसमें सारे जो लेटर्स हैं वो किसी न किसी फंक्शन को बताते हैं। जैसे पी का मतलब प्लानिंग हो गया, ओ यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग को बताता है, एस स्टाफिंग को बताता है, डी डायरेक्टिंग को बताता है, सी ओ यहाँ पे जो दोनों है मिलकर के ये कोऑर्डिनेशन को बताता है, आर जो है ये रिपोर्टिंग को बताता है और बी बजटिंग को बताता है। नेक्स्ट है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए मेथड फॉर एवेल्युएटिंग। अब 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक मेथड है और इसमें एवेल्युएट किया जाता है किसकी परफॉर्मेंस को। तो रेगुलर की बात आ जाती है कि रेगुलरिटी कहाँ पे होती है इसकी, तो वो सही जवाब है ऑप्शन है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है 71, इसमें पूछा है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में औपचारिक संगठन जो होता है उसके संदर्भ में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अथॉरिटी जो होती है वो डिफाइन होती है प्रोफाइल एंड मैनेजरियल पोजीशन से, यानी कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो पद के ढांचे पे बात करती हैं, जिनका पद ऊपर की तरफ होता है उस प्रोफाइल की वजह से, उस पोजीशन की वजह से उनके पास अथॉरिटी रहती है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन फ्लो करता है हायरार्की में, यानी कि पद अनुक्रम के अनुसार कम्युनिकेशन चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट है 72, इसमें पूछा गया है अगेन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्पैन ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड। स्पैन ऑफ कंट्रोल को स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जा सकता है। स्पैन का मतलब होता है फैलाव, यानी कि उसका विस्तार, कंट्रोल मतलब नियंत्रण। तो जो ऑप्शन इसके हैं इनमें से सी जवाब सही है, यानी कि ए ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सही हैं। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नैरो होना, जो नियंत्रण है उसका नैरो होना, ये राइज देगा टॉल ऑर्गेनाइजेशन को। नैरो स्पैन का मतलब होता है कि जब एक मैनेजर कम लोगों को कंट्रोल करता हो अपने अंडर, तो जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो टॉल स्ट्रक्चर का बन जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति के अधीन बहुत कम व्यक्ति आएंगे। इस तरीके से संस्था का जो स्ट्रक्चर है वो टॉल होता चला जाएगा। लेकिन जब स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा, वाइड का मतलब होता है कि एक मैनेजर मान लो 20-30 लोगों को, अब ये कंपैरेटिव है, कोई फिक्स नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 कह रहे हैं तो नैरो हो गया स्पैन, अब 20 कह रहे हैं तो वाइड हो जाएगा। जब जितने ज़्यादा लोगों को, वो 20 क्या 50 कितने भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बिजनेस पे, मैनेजर पे, और जो उनके काम कर रहे हैं सबॉर्डिनेट उन पे, सब पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर लेता है तो फ्लैट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगी हमको। नेक्स्ट है भीम ऐप यूज की जा सकती है किसी के भी द्वारा। तो भीम ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से लोग अपने मोबाइल के थ्रू ही किसी बैंक अकाउंट से अपने से जुड़ सकते हैं और उस अकाउंट के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, पैसा रिसीव कर सकते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आप भीम ऐप से तभी यूज कर सकते हो जब वैलिड बैंक अकाउंट भी आपके पास हो, एक मोबाइल नंबर भी आपको चाहिए और डेबिट कार्ड भी आपके पास हो। नेक्स्ट है 74, इसमें पूछा है एसेट जो एनपीए रही हो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ, 12 महीने से कम या 12 महीने तक के लिए अगर कोई एसेट एनपीए बनी रही तो उसको क्या कहा जाएगा। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये टर्म बैंकों के संदर्भ में यूज की जाती है। बैंकों की एसेट होती है, बैंकों ने जो लोगों को लोन दे रखा है। अब जो बैंकों ने लोगों को लोन दे रखा है वो बैंक की एसेट है, ये एसेट परफॉर्म कहेगी, परफॉर्मिंग एसेट कही जाएगी अगर ये लोन अच्छी तरीके से सर्विसिंग किया जा रहा है, मतलब इस लोन पे सही समय पे किस्त आ रही है तो बैंक के लिए ये एसेट परफॉर्मिंग होगी। लेकिन सही समय पे किस्त नहीं आ रही है, किस्त रुक जा रही है, तो तब कहा जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग, कि परफॉर्म नहीं कर रही है एसेट। और अगर ये एनपीए की सिचुएशन 1 साल तक बनी रहती है, यानी कि 1 साल तक किस्त वगैरह नहीं आती हैं, तो ऐसे केस में इस एसेट को माना जा सकता है एक सब स्टैंडर्ड एसेट इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट है 75, क्रेडिट कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट टूल होता है किसका। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए एक टूल होता है क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल मतलब साख का नियंत्रण, मतलब सप्लाई मनी की जो है वो कम कर देना देश में, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से होता है। मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, सीआरआर बढ़ा देंगे, एसएलआर बढ़ा देंगे,
तो नेचुरली जो सप्लाई है मनी की वो कम हो जाएगी मार्केट में और क्रेडिट कंट्रोल होगा उससे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट हैं। यह फोकस करता है प्रोवाइड करने पे फाइनेंशियल सॉल्यूशन इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज क्लास को, यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम काफ़ी कम है, उनको ये फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है। यानी कि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है तो इसका मतलब है फाइनेंस में उनका भी एक स्टेक होना, जैसे बैंक तक उनको पहुंचाना, लोन की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कराना। ये मेथड है ऑफरिंग बैंकिंग सर्विसेज टू इंडिविजुअल, यानी कि ये बैंकिंग सर्विसेज को पहुंचाने का भी इंडिविजुअल तक एक माध्यम है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं इस संदर्भ में। नेक्स्ट है 77, इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन होगा नेशनल गवर्नमेंट के लिए जो इशू किया जाता है 3 से 12 महीने के लिए? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल दरअसल एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है मनी मार्केट की, जिसके माध्यम से भारत सरकार आरबीआई से कहती है कि आप बिल इशू करो लोगों को, लोग आरबीआई के बिल खरीदते हैं और जमा कर देते हैं पैसा, ये पैसा सरकार को मिल जाता है। तो सरकार का ये उधार लेने का एक तरीका होता है आम पब्लिक से, ट्रेजरी बिल। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ओपन एंडेड फंड जो होते हैं वो ऑलवेज ओपन होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए भी और रिडेम्पशन के लिए भी। ओपन एंडेड फंड ऐसे फंड होते हैं जिनमें आप जब चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जब चाहे वहाँ से अपनी यूनिट्स को रिडीम करा सकते हो। नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट्स सिस्टम के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, उसकी पहचान करनी है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, पेयर और पेई दोनों ही यूज करने चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम टू एक्सचेंज मनी एक्सचेंज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का यूज करते हो, पेयर भी और पेई भी, तभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम काम करेगा। पेयर पे करने वाला और पेई प्राप्त करने वाला। नेक्स्ट है CRM इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी दैट हेल्प टू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, कंपनी और कस्टमर्स के बीच में एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है मार्केट पोजीशनिंग का? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्टेब्लिश करना इमेज ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द ब्रांड इन प्रोडक्ट और ब्रांड दोनों की ही इमेज और आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना, ये मार्केट पोजीशनिंग का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मोड इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो डायरेक्ट मार्केटिंग का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोशल मीडिया मार्केटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा प्रमोशन का फॉर्म नहीं है? प्रमोशन का मतलब यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म है ये, और प्रमोशन को हिंदी में संवर्धन कहते हैं, यानी कि प्रमोट करना सेल को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, डोनेशन जो है ये एक चैरिटी फंक्शन है, ये प्रमोशन का तरीका नहीं है, बाकी ये जो है ये सब प्रमोशन के तरीके हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग, ये डेफिनेशन है बताना है किसकी है? मार्केटिंग एज द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। हु गेव दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉल मजूर ने डेफिनेशन दी। हालांकि ये डेफिनेशन जो पॉल मजूर की थी वो कहीं कहीं किसी बुक में इस तरीके से दे रखी है, अदरवाइज इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है जो इस डेफिनेशन में दिख रहा है, ये प्रोफेसर मैक नायर की डेफिनेशन ज़्यादातर बुक्स में लिखी हुई है। नेक्स्ट है 85th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सोशल मार्केटिंग मिक्स, इनमें से कौन सा सोशल मार्केटिंग मिक्स का पार्ट नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल इसका पार्ट नहीं है, बाकी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस ये इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर कंटेस्ट पार्ट है किसका?
तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ का एक पार्ट है। नेक्स्ट है सेल्फ प्रोस्पेक्टस के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। यह इशू किया जाता है कंपनीज के द्वारा मल्टीपल इश्यूज करने के लिए, बॉन्ड्स का फंड रेज करने के लिए। इसके अलावा ये फाइल किया जा सकता है केवल ऐसी कंपनीज के द्वारा जो इशू करती है नॉन कन्वर्टिबल डेट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है 88, हाउ मेनी टाइप ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज इन द इनवॉइस अंडर जीएसटी? अब जीएसटी के तहत इनवॉइस में चार्ज किए जा सकते हैं 3 तरीके के टैक्स। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जीएसटी में आईजीएसटी चार्ज किया जा सकता है अगर इंटर स्टेट सेल है तो, और अगर इंट्रा स्टेट सेल है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाता है। अब यहाँ पे यूटीजीएसटी जो होता है वो दरअसल एसजीएसटी ही होता है। देखिए इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जाता है तो आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी लगता है। अब अगर मान लो वो सेल इंटर स्टेट नहीं है, वो इंट्रा स्टेट है, यानी कि एक स्टेट में ही अंदर एक शहर से दूसरे शहर में अगर कोई बिजनेस हो रहा है तो ऐसे केस में जो टैक्स लगते हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा हो जाता है सेंट्रल जीएसटी का, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी का। अगर वो स्टेट नहीं है तो वहाँ पे स्टेट की जगह हो जाता है यूटी जीएसटी। तो यूटी कोई अलग नहीं है, वो स्टेट जीएसटी ही यूटी जीएसटी है। यूटीज के केस में यूटी जीएसटी बोलते हैं उसको, और स्टेट के केस में स्टेट जीएसटी। तो 3 इसका सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है किसके लिए? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इसमें अगर कोई ऑल्टर करना हो, बदलाव करना हो तो उसके लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है एक फॉरेन कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है सीएसआर कमेटी मिनिमम कितने डायरेक्टर्स के साथ? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 डायरेक्टर्स के साथ। इंडियन कंपनी के लिए 3 डायरेक्टर्स होनी चाहिए, फॉरेन कंपनी है तो उसके लिए 2 डायरेक्टर्स। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैबिट एम्प्टर, ये गवर्न है कौन से एक्ट के माध्यम से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में इसका वर्णन है कैबिट एम्प्टर का। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर के संदर्भ में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये एक लीगल राइट है, कानूनी अधिकार है जो प्रोटेक्ट करता है क्रिएशंस और इन्वेंशंस को। साथ ही साथ इसमें शामिल होता है पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आईपीआर का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी, यानी कि एक सिक्योरिटी के तौर पे गुड्स को रखना किसी के पास। फॉर पेमेंट ऑफ डेट ऑफ परफॉर्मेंस और ए प्रॉमिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे केस में इसको कहा जाता है प्लेज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो 80C के डिडक्शन मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत, उसमें मान्य नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर सिस्टर या ब्रदर के लिए दिया जाता है तो वो अलाइबल नहीं है इस डिडक्शन के तहत, बाकी तीनों के केस में ये अलाउड डिडक्शन है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एक्सेस रिफंड इज नॉट पेबल इफ द अमाउंट ऑफ रिफंड इज। तो सही जवाब है, अब हालांकि इसका कोई भी जवाब सही है नहीं, ये दरअसल परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर जो अमाउंट है वो रिफंड जितना एक्सेस रिफंड है उसके 10% से कम है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है, और अगर 10% से ज़्यादा है तो ऐसे केस में इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए होना चाहिए, लेस देन 10% होता है ये, तो परसेंटेज होना चाहिए था। लेकिन एक यहाँ पे गुंजाइश खाली इतनी बचती है कि मान लो पूछने वाले का मकसद यह रहा हो केवल ये जांचना कि मोर और लेस में से क्या हो सकता है, तो मोर नहीं हो सकता है किसी भी केस में। आप उससे कम पे, यानी कि कोई राशि कम होगी है तो तब माफ़ी होती है किसी चीज़ की, अमाउंट बढ़ जाता है तो माफ़ी नहीं होती है। तो ये एक तरह से माफ़ी है कि अगर एक्सेस रिफंड किसी पर्सन ने ले लिया है, जितना रिफंड बनता नहीं था उससे ज़्यादा,
तो बाद में जो वो एक्सेस अमाउंट वाला रिफंड है, अगर वो 10% से कम अमाउंट है तो माफ़ कर दिया जाता है, और अगर ज़्यादा है तब तो चार्ज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये इसका सही जवाब इसलिए हो सकता है, अदरवाइज ये परसेंटेज में है। नेक्स्ट है, राम एक सुपर सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन 60 वर्ष या उससे ऊपर के कहलाते हैं, और भारत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के केस में 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा के जो बुजुर्ग होते हैं उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। अगर वो नॉन रेजिडेंट इंडियन है तो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट क्या है? देखिए, नॉन रेजिडेंट के लिए कोई लिमिट है नहीं, कोई एग्जम्पशन है नहीं। उनके केस में 2.5 लाख तक ही टैक्स फ्री होता है, बाकी सब पे टैक्स लगेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर वो सुपर सीनियर सिटीजन रेजिडेंट इंडियन होते तब 5 लाख तक की इनकम उनकी छूट पर रहती। तो अभी इसका डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 97 में पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के संदर्भ में? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, ओनली 2 इसका सही जवाब होगा। अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों पे मिला के लगता है एजुकेशन सेस, दोनों को बढ़ाता है। ये अलग बात है कि अगर सरचार्ज है ही नहीं तो नेचुरली जो इनकम टैक्स है उसी पे लगेगा, टैक्स की जो अमाउंट है उस पर लग जाएगा एजुकेशन सेस। तो बी ही इसका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें दोनों ही बात शामिल हो जाती हैं ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट में। नेक्स्ट है, अंडर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंडिविजुअल एसएससी के केस में अगर इंडिविजुअल है एसएससी तो वो न्यू टैक्स अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 1115 BAC के अंतर्गत वो अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। लेकिन ऐसे केस में जब इसको अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम को अपनाया जाता है तो ऐसे केस में उसको कई सारे डिडक्शंस और इंसेंटिव जो होते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो सेकंड जो ऑप्शन है कि टोटल इनकम इज कंप्यूटेड विदाउट अवेलिंग ऑफ, अब ये ब्लॉक्ड वर्ड को लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट है, पता नहीं ये किस संदर्भ में यूज है, लेकिन इंसेंटिव्स या कोई डिस्काउंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहते हैं ज़्यादातर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हों। नेक्स्ट है 99, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस ऑफ रिफंड। अब एक्सेस ऑफ रिफंड उसी के संदर्भ में एक क्वेश्चन है कि रिफंड एक्सेस हो जाता है और मान लो वो 10% से ऊपर है अमाउंट एक्सेस का, तो इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस रेट से लगेगा? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरेस्ट लगेगा 0.5% पर मंथ के रेट से। 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट है 100 और लास्ट है पेपर का, इन रिगार्ड टू टैक्स प्लानिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। टैक्स प्लानिंग के संदर्भ में इनमें से कौन सा करेक्ट है यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इज़ रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी टू मिनिमम। जो टैक्स प्लानिंग है इसमें प्लान किया जाता है कि टैक्स लायबिलिटी को न्यूनतम रखने की कोशिश की जाती है किसी भी एसएससी के द्वारा, किसी भी टैक्स पे करने वाले के द्वारा। तो ये था पेपर पूरा कॉमर्स के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपको कैसा लगा डिस्कशन, और इसमें अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ भी सकते हैं। अभी तक जो ऑफिशियल की है वो बोर्ड ने जारी नहीं की है, ये अपनी कैलकुलेशन पे आधारित है। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें वेरिएशन हो तो आप अपनी राय दे सकते हैं, और डिटेल्ड इसकी पूरे पेपर का एनालिसिस भी आपको जब फाइनल आंसर किया जाएगी उसके बाद इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी अलग से प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसी चैनल पे। आप यहाँ पे अगर अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, आपको आने वाले टाइम में और भी वीडियोज़ इस तरह के मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।